अभी हम हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। तो सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते यशवंत जी। अ, नमस्ते सभी को। तो दीदी आज जो हिंदी में पहली शेयरिंग है वो अरुण कुमार पांडे भैया रखेंगे। भैया आपका स्वागत है। नमस्ते भैया। भैया हाँ, तो भैया मैं स- आपका परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं। जी तो भैया। जी, तो अरुण कुमार पांडे भैया एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रॉक्टर है एट RKGITM कॉलेज गाजियाबाद। भैया यूएचपी कंटेंट के साथ 2009 से जुड़े हैं। उन्होंने फर्स्ट वर्कशॉप मतलब उपासना दीदी का फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2019 में ज्वाइन किया था, और तब से वेरियस मेंटर्स के साथ काम करते हुए भैया अपने मतलब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। भैया बहुत सारे वॉलेंटियरिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, जैसे नॉर्दर्न रीजन की वीकली मीटिंग्स को अटेंड करना, उसके साथ में बुक रीडिंग फॉर राज्य आनंद संस्थान क्लास 12। उसी तरह से भैया जो ट्रांसलेशन का वर्क है उसमें भी अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। साथ में जो अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ वहाँ पे भी भैया एज ए वॉलेंटियर थे। भैया कानपुर संस्थान भी मतलब विजिट कर चुके हैं। और वो डिफरेंट जो मीटिंग्स होती है जैसे हेल्थ की मीटिंग, साथ में मॉर्निंग सेशन में तो भैया बहुत ही रेगुलरली है। और साथ में जो हमारे फेस टू फेस एफडीपीज होते हैं उसमें भी भैया एज अ ऑब्जर्वर को फैसिलिटेटर, और साथ में ऑनलाइन जो एफडीपीज है उसमें भी भैया एज अ मॉडरेटर अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। तो भैया आपका स्वागत है। ओवर टू यू। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। मेरी इस शरीर रूपी यात्रा में मेरी पहचान अरुण कुमार पांडे, सन ऑफ स्वर्गीय श्री ओंकार नाथ पांडे पिता और श्रीमती कृष्णा देवी पांडे माता के रूप में है। मूलतः मैं वाराणसी में ऐढ़े गांव का रहने वाला हूं। परिवार में सबसे बड़ा मैं, फिर मेरी बहन नीलम पांडे और छोटा भाई अशोक पांडे थे। बहन की शादी के उपरांत ससुराल वालों द्वारा उसकी हत्या मेरे लिए बेहद दुखद और दर्दनाक पलों में से एक रहा है। 2022 में इसी प्रकार थोड़े ही समय में पिताजी की मृत्यु ने भी दुख और साथ ही साथ जिम्मेदारी वाले भाव को बढ़ाया ही है। वाराणसी में IIT BHU में रसायन विज्ञान विभाग में प्रोफेसर NK सिंह जी के को सुपरविजन में रसायन विज्ञान में 2008 में मैंने डॉक्टरेट की है। वर्तमान में जैसा भैया ने बताया, मैं गाजियाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज RKGITM कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रॉक्टर की भूमिका का निर्वाह कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी श्रीमती विमला पांडे, उनका उपनाम सालू पांडे है। दो बच्चे आर्यन पांडे और अर्पित पांडे रहते हैं। बड़ा बेटा आर्यन पांडे की बात करूं तो वर्तमान में वह IBS हैदराबाद समूह से MBA कर रहा है। अभी वह द्वितीय वर्ष का छात्र है, जो अपने आप को भौतिकता में ज्यादा व्यस्त रखता है। स्वास्थ्य पर भी बहुत ध्यान देता है। आर्म रेसलिंग में उत्तर प्रदेश में विजेता और राष्ट्रीय स्तर पर अपने भार वर्ग में उप विजेता भी रहा है और उसी की तैयारी भी कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ। स्व उद्यमी भी है। ये तो मेरे बड़े बेटे के बारे में थोड़ी सी बात थी। मेरा छोटा बेटा अर्पित पांडे ने BBA करके IBPS PO की तैयारी में लगा हुआ है। प्रथम प्रयास में मात्र 3 नंबरों से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अभी जुलाई में उससे दूसरा प्रयास देना है, जिसकी तैयारी में वो लगा हुआ है। अर्पित ने एक स्टूडेंट वर्कशॉप की है, जहां तक मेरे परिवार में दूसरे व्यक्ति के रूप में उसके भागीदारी की बात है। अब रही बात मेरी धर्म पत्नी की, तो मेरी धर्म पत्नी श्रीमती विमला पांडे ने भी 3 दिन की फेस टू फेस वर्कशॉप RKGITM कॉलेज में BN पांडे भैया और HK राय भैया के सानिध्य में की है। उनके भी UHB वर्कशॉप करने से हमारे परिवार में UHB से संबंधित मेरी भागीदारी में उनकी स्वीकृति काफी बढ़ी है। पूर्व में उनका कहना होता था कि UHB की टीम के लोग आपको साधु बनाना चाहते हैं, घर द्वार छोड़कर साधु बन जाइए। अब उनके भी UHB वर्कशॉप कर लेने के बाद उनका भी ये कहना है
कि साधु बनाने की नहीं, मानव को मानव बनने और बनाने का प्रोग्राम है ये यूएचबी ग्रुप। जहां तक अपने बारे में कहूँ तो जैसा भैया ने बताया कि यूएचबी में ग्रुप समूह से मैं 2019 से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें कि उपासना मिश्रा दीदी की मेंटरशिप में मैं इससे जुड़ा। और जुड़ने की यदि चर्चा करूँ तो उस समय कॉलेज में गर्मी की छुट्टियों में मैं घर गया हुआ था वाराणसी, और मुझे कॉलेज से रजिस्ट्रार ऑफिस से फोन आया कि पांडे सर, डायरेक्टर सर आपसे बात करना चाहते हैं। और उन्होंने सूचना दी कि सर, हमारे कॉलेज में यूएचबी पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है, तो हमने आपको नामांकित किया है यूएचबी 2 पढ़ाने के लिए। तो कृपा करके आप अपनी छुट्टियां बीच में छोड़ करके आइए और ये कोर्स कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में अटेंड करिए। ढेर सारे वाद विवाद भी हुए, विरोध भी हुआ, लेकिन डायरेक्टर सर की आज्ञा को पालन करते हुए मैं वाराणसी से गाजियाबाद आया। 2019 में 26 जून 2019 में मैं इसमें जुड़ा। और जुड़ने के बाद उपासना दीदी ने जिस तरह से उन चीजों को हम लोगों के बीच में रखा, तो उससे ये लगा कि हमारी ढेर सारी समस्याओं का हल इस यूएचबी में है। और इसको एक सब्जेक्ट के रूप में ना लेकर के उसी समय से, मतलब मैं तो आया था विरोध रूप से, लेकिन उसी समय से ये मुझे पूरी तरह से दिखाई देने लगा और लगने लगा कि हमारी ढेर सारी समस्याओं का हल यूएचबी के विषय के रूप में प्रयोगात्मक रूप से है। एक सब्जेक्ट के रूप में मुझे मैं नहीं दिख रहा था, वो मुझे एक जीते जागते प्रयोग के रूप में दिख रहा था कि इससे हम अपनी ढेर सारी समस्याओं का, जहां मैं उलझ जाता था, जहां मैं परेशान होता था, उसको रूप में मुझे दिखाई देने लगा। और संयोगवश उसी साल मुझे यूएचबी 2 सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। और मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय था कि मैंने काफी मेहनत भी करी, लेकिन उसका ये परिणाम रहा कि मेरा रिजल्ट 100% रहा। लेकिन मैं अभी 2025 तक की यात्रा में इस बात को देख पाया हूँ कि जब जब फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाने के साथ साथ यूएचबी पढ़ाने का मौका मिला है, सेकेंड ईयर में एसआईपी बच्चों की कराने के साथ साथ, तब तब सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ यूएचबी कंटेंट को डिलीवर करने में तुलनात्मक दृष्टिकोण से मुझे थोड़ा आसानी रही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर से वो बच्चे मेरे कनेक्शन में होते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि सेकेंड ईयर में बच्चों की कुछ कुछ आइडिया लग जाती है। और जिन कॉलेजेस में मैंने सेकेंड ईयर के बच्चों को सीधे पढ़ाया है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को ना पढ़ा करके, वहां मुझे थोड़ा उनके साथ थोड़ा और मेहनत करनी पड़ी है। और उस मेहनत की प्रक्रिया का रिजल्ट भी अच्छा ही रहा है। बच्चों के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है, और लेकिन थोड़ा उसमें समय देना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने यूएचबी के समूह में जुड़ा। और फिर उसके बाद गोपाल भैया, भानु भैया, मोती भैया और यूएचबी ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, हमारे माननीय गणेश सर, शर्मिला दीदी और सभी लोग, राजुल भैया, सभी लोगों से मिलना जुलना समय समय पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में मेरे लिए अच्छी बात ये रही। आज मैं जब ऑब्जर्वर के रूप में जाता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट लोग ऐसी बात करते हैं कि सर हमको आधे घंटा पहले छोड़ दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे लिए थोड़ा सा आप समय, थोड़ा लिबरल हो जाइए। लेकिन जब मैं इस ग्रुप से जुड़ा था यूएचबी से, तो 8 दिन की कार्यशालाओं में सुबह 8, 8:30 बजे से लेकर 5:30 तक पूरी शिद्दत से रहता था। और वो जो पहला अपना ऐसी व्यवस्था बनी, तो अब 8 दिन की 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी वर्कशॉप मैंने किया, उसमें पूरी तरह से सिर्फ कंटेंट के ऊपर समझने और जानने का भाव रहता है, और दूसरे चीजों पे ध्यान ही नहीं जाता है। हाँ, ये तो थोड़ी सी बात थी मेरी अपने बारे में। अब जहां तक अभ्यास 1 में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना, अभ्यास 2 में स्वयं के साथ शरीर को देखना की बात करूँ तो बीबीडीआईटी कॉलेज में भानु भैया के सानिध्य में 8 दिनों की जो वर्कशॉप हुई, उसमें सुबह के सत्र में बहुत बारीकी से स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का बहुत अच्छा अभ्यास भैया ने हम लोगों को कराया था। जितने भी हम लोग भागीदार भागीदार वहाँ थे, को एक्सप्लोरर थे, भैया ने हमें वहाँ सभी पुरुष सहभागियों को सुबह 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच जगाने की भी जिम्मेदारी दी थी, जो हम सजगता पूर्वक पूरी कर पाए। अब जहां तक अभ्यास 1 में साथ स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने की बात है, तो
एक आसान तरीका अपनी कल्पनाशीलता के प्रति सजग रहने की बात लगती है। कल्पनाशीलता में चल रही इच्छा, विचार, आशा के देख पाता हूँ, बिना मूल्यांकन किए, प्रतिक्रिया किए, बिना उसे रोके, बिना बदलने का प्रयास किए। जैसा चल रहा है वैसा ही देखने का निर्णय भी ले पाता हूँ। अपने अंदर चल रहे विरोध और किलसने की प्रक्रिया को भी जल्दी से व्यवस्था में अब ठीक कर पाता हूँ। अब हर पल, हर क्षण की बात करूँ तो पहले की तुलना में अपने अंदर काफी विकास देख पा रहा हूँ और जी भी पा रहा हूँ। स्वनिरीक्षण स्वयं में जागरूकता की भी काफी बढ़ी है। दूसरे चरण की बात करूँ तो विचारों के साथ साथ भाव का भी स्व मूल्यांकन कर पाता हूँ। यह मेरे स्वभाव के अनुरूप है या नहीं, दबाव और प्रभाव को भी दिखता है। मानवीय स्वभाव के अनुरूप है या नहीं, ये भी ध्यान जाता है। यदि तीसरे चरण की बात करूँ तो अपनी स्थिति का स्व मूल्यांकन पहले से काफी बेहतर हो पाता है। मेरे भाव, मेरे विचार, मेरी इस क्षण की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैं सहज हूँ या असहज, ये दिखता है। आराम में हूँ या परेशान हूँ, ये भी दिखता है। सुखी हूँ या दुखी हूँ, इसका मूल्यांकन सजगता के साथ कर पा रहा हूँ। यदि चौथे चरण की बात करूँ तो हमारे में चल रहे भाव को कौन तय कर रहा है, मेरी ही ईमानदारी पूर्वक जिम्मेदारी दिखती है। मैं यह भी निष्कर्ष निकाल पाता हूँ कि सहज असहज भाव से दुखी और सुखी मैं ही होता हूँ। अब ये सजगता बन पा रही है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी बाहर की परिस्थिति से सिर्फ उत्प्रेरक का ही काम करती है, ये भी अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूँ, इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर पाता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ स्वयं में बदलाव की आवश्यकता दिखती है और दूसरों के प्रति शिकायत में काफी कमी भी दिखती है। पूरी तरह से नहीं हो पाया है अभी ये, फिर भी काफी हद तक विकास हुआ है इस प्रक्रिया में। दूसरों को बदलने के बजाय मुझे अपने आप को बदलना ज्यादा अच्छा, रुचिकर और सरल दिखने लगा है। उदाहरण के रूप में कल की ही बात यदि शेयर करूं तो कॉलेज से आने के बाद हम पति पत्नी करीब 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन टहलने का कार्यक्रम बनाए हुए हैं। कल दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हमारे कॉलेज में बीटेक द्वितीय वर्ष की एक छात्रा की मृत्यु हो गई, जिसमें हम और हमारे कॉलेज की डीन एकेडमिक्स मैम और डायरेक्टर सर के साथ हम लोग उस बच्ची के घर संवेदना व्यक्त करने गए। और फिर हमारे कॉलेज में लगभग 3 बजे कंडोलेंस हो गया। शाम को जब मैं टहलने के लिए जाने के लिए तैयार हुआ तो मैंने श्रीमती जी को 3-4 बार ध्यान आकर्षण कराया और ये बार बार लेट कर रही थी। अपनी परिस्थिति को मैं स्वयं में देख पा रहा था और उनके देर करने से अपने में बन रहे विरोध के भाव को भी मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा था और इस दृष्टि से देख भी पा रहा था। और उनके लेट होने के कारण से मैं क्यों विरोध में आ रहा हूँ या मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, इस बात को भी मैं अपने आप में सेटल कर पा रहा था। और इस कारण से मैं जल्दी ही पहले की तुलना में पहले चिल्लाना होता था, गुस्सा होना होता था और दुखी होना होता था कि यार तुमको बार बार तुम्हारे कारण से इन चीजों में लेट हो पा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा था और मैं जल्दी ही अपने आप में आराम में हो पाया। यदि हम पहले चरण की सामान्य समस्याओं के ऊपर यदि ध्यान दे पाए तो पहले ध्यान बाहर की तरफ चला जाना, शरीर के माध्यम से देखना, भाव की स्पष्टता न हो पाना, ऐसा लगना कि कल्पनाशीलता केवल कभी कभी चलती है, हमेशा नहीं, इसे भी ठीक से जांच पाया और अपनी कल्पनाशीलता केवल कभी कभी चलती है या चलती तो ये हमेशा ही है, हम ही पहले कभी कभी देख पाते थे। इस पर ध्यान गया। सजगता बढ़ने से कल्पनाशीलता, अपनी इच्छा, विचार, आशा में निरंतरता को भी मैं देख पाता हूँ। आंखों से कल्पनाशीलता देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे अब प्रतीत होता है। पांचवें चरण की बात करूं तो इस क्षण मुझमें जो भाव है उसका निर्णय मैं ही स्वयं लेता हूँ। इस भाव का निर्णय मैं किस आधार पे लेता हूँ, सही समझ या मान्यता, सही समझ के अभाव में या संवेदना के आधार पे ये दिखता है। ये भी निष्कर्ष दिखता है कि स्वयं में सही समझ का होना और उस समझ के आधार पे अपने में स्वीकृति का, अपने विचार भाव का निर्णय कर पाना आवश्यक है। मुझ में मानव मानव की सही समझ और बेहतर हुई है। मुझ में हर व्यक्ति के लिए संबंध का भाव है ही,
यही भाव मुझे सहज स्वीकार भी है और ऐसा करते हुए मैं आराम में, संगीत में और सुखी रहता हूँ। बच्चों के साथ बहुत ढेरों उदाहरण हैं मेरे पास अपनी इस जीवन यात्रा में, जैसे अनाथालयों में बच्चों को उनके माता-पिता से मिलवाना, लगभग 175 से 80 बच्चों को बीटेक के बच्चों को जब लॉकडाउन में बच्चे अपने दिल्ली एनसीआर में फँस गए थे, तो उनको एक साथ इकट्ठा करके सरकार की मदद से उनके व्यक्तिगत घरों में भेज पाना। कई यूएचबी में रिसोर्स पर्सन जो हमारे लोग हैं, जैसे बीएन पांडे भैया हैं, आलोक पांडे भैया हैं, मोती भैया के परिवार में कुछ लोग फँस गए थे, तो उन लोगों की मदद करके उनके व्यक्तिगत परिवारों में उन लोगों से पास पहुँचाना, ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री दे पाना और फरीदाबाद में हरियाणा में मुझे एक सड़क पर घायल पड़ी गायों, बैलों, बछड़ों की सहायता और गायों को दूध ना दे पाने की स्थिति में उनके कमाऊ पूत की परिकल्पना को साकार करने में सहयोगी रहा हूँ मैं। बच्चों के लिए हेल्थ कैंप लगाना, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए बीच नियमित रूप से एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था करना, कोरोना काल में भी फ्री इंजेक्शन की व्यवस्था कराना, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण में सहयोगी होना, विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था कराना, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना इत्यादि, इत्यादि ये ढेर सारे हमारे कुछ सहयोगी रूप में कार्य रहे हैं। यदि मैं छठे चरण की बात करूँ तो सहज भाव को सुनिश्चित करने में के लिए सही समझ की आवश्यकता पर और मजबूती से ध्यान गया है। किन भावों की निरंतरता बन रही है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, सह-अस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव, या परस्पर पूरकता। अब ये देख पाता हूँ, संबंध का भाव, संगीत या व्यवस्था का भाव, सह-अस्तित्व का भाव अर्थात मुझे संबंध और संबंध में अपनी भागीदारी के लिए चिंतन, कंटेम्पलेशन की आवश्यकता महसूस होती है। संगीत व्यवस्था में बोध, अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता लगती है। सह-अस्तित्व में अनुभव रियलाइजेशन की आवश्यकता लगती है, अर्थात B2 ब्लॉक से B1 ब्लॉक में निरीक्षण की प्रक्रिया अब दिखाई दे पड़ती है। उदाहरण के लिए मैं देख पाता हूँ कि संबंध का भाव मुझे सहज स्वीकार्य है। यदि मुझ में एक क्षण के लिए भी विरोध का भाव आता है, तो यह मुझे सहज स्वीकार्य नहीं होता। उस तरफ मैं अब नहीं बहने लगता हूँ। उस क्षण में मैं स्वयं में दुखी होता हूँ। ठीक उसी प्रकार सजगता के साथ मुझे सह-अस्तित्व का भाव परस्पर पूरकता के साथ भी सभी अवस्थाओं में के साथ गंभीरतापूर्वक दिखता है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अर्थात अस्तित्व के लिए संघर्ष और स्वास्थ्यतम के लिए उत्तरजीविता। विज्ञान के इस निष्कर्ष से अलग परस्पर पूरकता की अवधारणा को अब मैं अच्छे से देख पाता हूँ। सातवें चक्र की बात करूं तो सही समझ के साथ संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व को संपूर्णता में समझने के लिए, अपने में परिमार्जन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सुधार को प्रस्तुत हूँ, तैयार हूँ, दूसरों की शिकायत से मुक्त होने के लिए प्रयासरत हूँ। संबंध, व्यवस्था, सह-अस्तित्व को संपूर्णता में समझने के लिए आधार पर हमारा भाव सहज रूप से संबंध, व्यवस्था और सह-अस्तित्व में अर्थ में ही होता है, तब हम निरंतर सुखी हो सकते हैं, ऐसा दृढ़तापूर्वक लगता है, दिखता भी है। अभ्यास 2 की बात करूँ तो स्वयं और शरीर के बीच होने वाले आदान-प्रदान की देखने की बात करूँ तो स्वयं मैं और शरीर दोनों की वास्तविकताएँ दिखती हैं। रिमोट कंट्रोल मैं के पास है, शरीर एक यंत्र के रूप में इस जीवन यात्रा में सहायक है। मैं और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान भी दिखाई पड़ता है। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। ये स्पष्टता बनी है, परंतु अभी ये अपूर्ण ही है। मैं, चैतन्य और शरीर के बीच की दूरी शून्य, मैं और शरीर के साथ व्यवहार, कार्य और भागीदारी के रूप में दूसरे मानव, शेष प्रकृति और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में मैं और शरीर के अनुभव स्वयं में महसूस कर पाता हूँ। संवेदना को अर्थ देना अर्थात बाहर की घटना और उसका मुझ पे पर प्रभाव की बात करूँ तो अभी काफ़ी काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अपने संस्कार में
मान्यता आधारित, संवेदना आधारित या सहज स्वीकृति आधारित इसकी बात करूं तो यह मेरे संस्कार मान्यता आधारित है, तो मैं स्वयं में निरंतर सुख की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता हूँ। इसलिए बाहर से संवेदना या दूसरों से भाव पाकर सुखी होने के प्रयास में लगा रहता हूँ और इसको ये देख भी पाता हूँ कि यह परतंत्रता ही है। यदि मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित होते हैं, यदि मुझे संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव अनुकूल लगता है, तो अपने संस्कार के आधार पे मैं सुखी होता हूँ और इसको मैं आवेशित हूँ इस रूप में समझ में आता है और ये दिखाई देता है। मैं संवेदनाओं को बनाए रखने का प्रयास करने की बात को तृष्णा, राग, आसक्ति इत्यादि के रूप में भी समझने के लिए दिखाई भी पड़ता है और समझ भी पाता हूँ। मैं इस अनुकूल भाव को अपने में बनाए रखने के पक्ष में निर्णय करता हूँ और अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया करता हूँ। ऐसा दिखता भी है और हो भी पा रहा है। मुझे संवेदना या इसमें मिलने दूसरों से मिलने वाले भाव प्रतिकूल लगता है। इसमें अपने संस्कार के आधार पर मैं दुखी होता हूँ, आवेशित होता हूँ। दूसरे जो भी भाव अभिव्यक्त करते हैं उस पर प्रतिक्रिया, उनकी चाहना पर शंका और गुस्सा करना इत्यादि ये सब समझ में आता है। समझ आधारित संस्कार, जिम्मेदारी पूर्वक जीना अर्थात स्वतंत्रता, ऐसा लगता है और ऐसा मानना भी होता है। हाँ, पूरी तरह से इस समझ आधारित संस्कार पे काम करने की प्रक्रिया सतत जारी है और आप सभी लोगों के बीच में जब भी मौका मिलता है तो अपने प्रश्नों को बीच-बीच में रखता भी रहता हूँ। स्वयं में सही समझ के आधार पर मेरा भाव और विचार सही रहता है। मैं आराम में रहता हूँ और निरंतर सुखी भी रहता हूँ। बाहरी संकेतों को मैं अपने शरीर या बाहर की स्थिति का मूल्यांकन करने में प्रयोग भी कर पाता हूँ। मेरी इच्छाएँ, भाव निश्चित रहते हैं और मैं संबंध में अपनी ज़िम्मेदारी को समझता भी हूँ। अपने शरीर के साथ संरक्षण, संवर्धन और सदुपयोग, दूसरे मनुष्यों के साथ व्यवहार, न्याय अर्थात उभय सुख, शेष प्रकृति के साथ कार्य, उभय समृद्धि, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, मानवीय समाज के रूप में, मैं अपने स्वभाव, निश्चित भाव जो कि 9 भाव के रूप में हैं, उसमें हुए रहते हुए स्वयं में सुखी रहता हूँ, ऐसा रहता हूँ और हो सकता हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है और इसको स्वीकार भी कर पाता हूँ। इस आकलन के आधार पे मैं पूरकता का निर्वाह करता हूँ। मैं ज़िम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, बिना प्रभावित हुए। मेरा होना शून्य के सह-अस्तित्व में बना हुआ है। मैं निरंतर क्रियाशील हूँ। शरीर का होना भी शून्य के सह-अस्तित्व में बना हुआ है। मैं आवश्यकतानुसार शरीर के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करता हूँ शून्य के माध्यम से। यह काम आवश्यकतानुसार सामयिक रूप से करता रहता हूँ, पर निरंतर नहीं। शरीर मेरे लिए एक उपयोगी साधन है, ये मैं देख पाता हूँ। यदि कमिटमेंट की बात करूँ तो समय के लिए हम इस शरीर रूपी जीवन यात्रा में शेष बचा हुआ लगाने के लिए तत्पर हूँ। स्वयं में वैभव, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के रूप में अपनी वर्तमान ज़िम्मेदारी के साथ परस्परता में मैं अपनी सामाजिक भागीदारी के अर्थ में कितना समय निकाल सकता हूँ, यदि इस पर अपनी बात कहूँ तो स्वयं में एक छात्र के रूप में परिष्कृत होते हुए परिवार में, समाज में, प्रकृति या अस्तित्व में हर पल, हर क्षण लगाना चाहता हूँ और लगा ही रहता हूँ। अभी यदि हम अपने समय देने की बात करें तो प्रतिदिन 4 से 6 घंटे लगाता ही हूँ और अपने अग्रजों के सहयोग से डिफरेंट ऑडियो, वीडियो सुनने और उनसे समझकर जीने की प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। मुझे अपनी शेयरिंग रखने के लिए मौका देने के लिए यशवंत भैया, शर्मिला दीदी, प्रियदर्शिनी दीदी, गोपाल भैया, हम परम आदरणीय गणेश बगरिया सर और सभी को एक्सप्लोरर को मेरा ढेर सारा आभार, धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद, सभी को नमस्ते। हाँ, अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करें। नमस्ते अरुण जी। चरण स्पर्श दीदी। बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। बहुत सरलता से आपने अपनी पूरी बात को रखा। एक बहुत ही सहज ढंग से आपने दोनों एक्सरसाइजेस के हर बिंदु पर बात की और बहुत ईमानदारी से आपने पूरी बात को बताया कि कैसे
बदलाव आए हैं आप में। और आपने ये भी मेंशन किया कि आपकी पत्नी भी इस यूएचवी की जो वर्कशॉप है उससे गुजरी हैं। क्या वो जी मॉर्निंग जी। सेशन भी सुनती हैं क्या? हाँ, मेरे साथ सुनती हैं, लेकिन कभी-कभी जब देर में दीदी सोती हैं, तो फिर अपने कान में रुई भी लगा लेती हैं तकलीफ में आकर के कि बस आप जो है सुबह-सुबह फिर से चालू हो गए। तो मैं चाह रही थी कि अगर वो आसपास हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें, 2 शब्द। मैं तो दीदी 1 मिनट देखता हूँ, 1 सेकंड, शायद किचन में कुछ काम कर रही हैं। नमस्ते, 1 मिनट आप आइएगा। हाँ, हैं, बुलाया दीदी, आ गए। जी। ये हमारी शर्मिला दीदी हैं और आपसे पूछना चाहती हैं कि यूएचवी करने के बाद आप अपनी कुछ शेयरिंग रखना चाहेंगी? मेरे बारे में या बताना चाहेंगे अपने अनुभव को? देखिए यूएसबी तो शुरू मैं अगर इनके बारे में शेयरिंग करना हो तो जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये यूएसबी के पहले भी बहुत अच्छे इंसान रहे हैं मेरे जीवन में। और बढ़िया। अभी और थोड़ी-थोड़ी जो बातें हम लोगों के बीच में कभी खटपट सी हो जाती थी, अब उन चीज़ों का भी ध्यान रखने लगे हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या आपको ये बुरा लगता है, तो हम इसको नहीं करेंगे और बड़ी सहजता के साथ इसको मान लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब ये यूएसबी की क्लास करती हैं या कहीं जाते हैं, मुझे कोई उसमें आपत्ति इसीलिए नहीं होती है क्योंकि उससे इनमें सुधार ही आया है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। जी, नमस्कार, नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार। हम चाहेंगे कि अगली बार क्योंकि आप भी कुछ-कुछ मॉर्निंग सेशन सुनते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा जी, आप भी शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरा परिवार एक तरह से जुड़ जाता है, जब हाँ, भी मौका मिले, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा रहेगा। ज़रूर बहुत-बहुत जी। बधाई आप दोनों को और बहुत शुभकामना। दीदी इस बार संस्थान आने का पूरा कार्यक्रम था हम दोनों पति-पत्नी और बच्चों का, लेकिन जी, ऐन समय पर कुछ ऐसी परिवर्तन हुआ कि हम लोग नहीं आ पाए। लेकिन निकट भविष्य में हम इस परिवार को जी करके देखने का जो हमारा कानपुर का मॉडल है आप लोगों के बीच में, अपने इस परिवार को लेकर के ज़रूर आना चाहेंगे दीदी। बहुत धन्यवाद बढ़िया। दीदी। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि आपके भी पहले से बहुत अच्छे संस्कार रहे हैं, इसीलिए आप पहले से बहुत से सोशल कामों में जुड़े हैं समाज के लिए। बट जैसे-जैसे ये आप और डिटेल में स्टेप्स को करेंगे और सूक्ष्म जाएँगे, तो मुझे लगता है और भी आपको इसका लाभ होगा। तो आपको हाँ, बहुत-बहुत बधाई और बहुत शुभकामना आगे के लिए। जी, चरण स्पर्श दीदी। नमस्ते दीदी, प्रणाम।